नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण दुबे और आज हम एक डाउट एंड कंसेप्ट क्लास में एक रूल के एक लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं ग्राहम्स लॉ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राहम्स लॉ क्या है या कहाँ पर यूज़ होता है, इसकी क्या कंडीशंस होती हैं वगैरह वगैरह। सबसे पहली चीज़ जो ग्राहम्स लॉ है, ग्राहम्स लॉ यूज़ किया जाता है गैसों के डिफ्यूज़न या इफ्यूज़न के रेट को निकालने के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है? गैसों के डिफ्यूज़न या इफ्यूज़न की जो स्पीड है उसको निकालने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये पहली बात है। ग्राहम्स लॉ को आप प्रॉपर तरीके से यदि अप्रोच अपनी न्यूमेरिकल अप्रोच ग्राहम्स लॉ पर बहुत अच्छी करनी चाह रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको किन्हीं 3-4-5 चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए या वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली जानकारी जो आपको होनी चाहिए वो होनी चाहिए गैसों के मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में। जिन गैसेस की आप बात कर रहे हैं या जो भी गैसेस आप ग्राहम्स लॉ के थ्रू उनके रेट ऑफ इफ्यूज़न या रेट ऑफ डिफ्यूज़न आप निकालने वाले हैं तो उन गैसों के मॉलिक्यूलर मासेस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको उनके मॉलिक्यूलर मासेस पता नहीं होंगे तब तक आप इसके न्यूमेरिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और बेटर अप्रोच के लिए आपको मोल कंसेप्ट का भी नॉलेज होना चाहिए। होता क्या है, मोल कंसेप्ट इसलिए ज़रूरी होता है कि कई बार आपको गैसों का मोलर मास ना दे करके डेंसिटी या रेट ना पूछ करके कई बार उनका वॉल्यूम पूछ लिया जाता है कि कितना वॉल्यूम इफ्यूज़ हुआ है, कितना वॉल्यूम डिफ्यूज़ हुआ है, या कई बार उनका मास पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है कि जो मोलर मास का मोल कंसेप्ट के हिसाब से हम देखें तो जो मॉलिक्यूलर मास है उसका रिलेशन किसके साथ होता है? मोलर मास के साथ होता है या वॉल्यूम के साथ होता है, और उसी वॉल्यूम का रिलेशन किसके साथ होता है? उन गैसों के वेट के साथ होता है। तो यदि आपको वेट या वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो ऐसी कंडीशन में कई बार मोल कंसेप्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है। यदि केवल रेट के बारे में बात की जा रही है या केवल वॉल्यूम के बारे में बात की जा रही है, एक का वॉल्यूम दे करके दूसरे का वॉल्यूम पूछा गया है तो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है ये रिलेटिव कंडीशन में हम किसी गैस का एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं। हम रिलेटिव कि एक गैस का इतना हो रहा है तो दूसरे गैस का कितना होगा, इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। ये 2-3 चीज़ें पहले आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। उसके बाद हम चलिए आइए अब हम लॉ को समझते हैं कि लॉ क्या है। डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न के उसमें आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी। डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि जब हमने किसी मटेरियल को, ठीक है, क्या है, एक जगह एक कमरे में एक जगह छोड़ दिया है, कंटेनर में एक जगह छोड़ दिया है, और वो मटेरियल क्या कर रहा है? हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है? आपका डिफ्यूज़र कहलाता है। ठीक है, एक मटेरियल है रखा हुआ है, ऑटोमेटिकली वो क्या करने लगा है? अपनी इंटरनल प्रॉपर्टीज जो मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके कारण वो ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है। अब दूसरा इफ्यूज़न क्या कहलाता है? इफ्यूज़न भी डिफ्यूज़न जैसे ही प्रोसेस है, बस अंतर इतना है कि हमने क्या किया है, हमने मटेरियल को एक कंटेनर के अंदर बंद किया है, रखा है, और उसमें एक छोटा सा होल कर दिया है। जब होल के थ्रू मटेरियल बाहर निकल रहा है तो हम उसको इफ्यूज़न बोलेंगे। जब मटेरियल रखा हुआ है होल की बजाय, उसमें कोई होल ना हो करके वो पूरा का पूरा एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए सक्षम हो बिना होल के, तो वो हम उसको कंटेनर के अंदर ही जब वो मूव कर रहा है तो वो क्या है? आपका डिफ्यूज़न है। कंटेनर के बाउंड्री में हमने एक होल कर दिया और उस बाउंड्री से अब वो बाहर जा रहा है तो वो क्या है? इफ्यूज़न है। ठीक है, यही मात्र डिफरेंस है डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न में। चलिए ग्राहम्स लॉ की हम यहाँ बात करते हैं। पहले हम इसको बाय रूल समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करेंगे। ग्राहम्स लॉ कहता है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबसे पहली चीज, आपको टेम्परेचर और प्रेशर कैसा लेना है? सेम लेना है। यदि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो रहा है मतलब वहां पर ग्राहम्स लॉ की ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी। ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस। ये किसके लिए बात कर रहे हैं? अलग अलग गैसों के रेट और डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। ठीक है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन है किसी भी गैस का, वो उस गैस की जो डेंसिटी होती है उस डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। The rate of diffusion or effusion is inversely proportional to the density of that particular gas.
ये पहली चीज हो गई। अच्छा, रेट का मतलब क्या हुआ? रेट का मतलब हुआ एक यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, ये रेट है आपका। ठीक है, यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं स्पीड क्या है। अब स्पीड को हम कह सकते हैं, नॉर्मली हम क्या कहते हैं, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ हम कहेंगे कि कितना मास कितना वॉल्यूम उसका एक यूनिट टाइम में मूव कर गया है। ओके, तो रेट इज इक्वल टू वी अपॉन टी, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसका भी इस्तेमाल होगा। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी। अच्छा, दूसरी चीज हमने देखी, हम जानते हैं कि वेपर डेंसिटी इंटू 2, ठीक है, वेपर डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास। अभी आप इसको ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि इसका फिर निकालने का एक लंबा अलग प्रोसेस है। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या है, वेपर डेंसिटी इंटू 2 है। ठीक है, कोई भी वेपर डेंसिटी उसका मल्टीप्लिकेशन 2 से जब हम करते हैं तो वो क्या कह जाती है, उस गैस का मॉलिक्यूलर मास बताती है। अब क्योंकि ये रिलेशन है इन दोनों के बीच में, तो यदि डी को हम मॉलिक्यूलर मास से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, ये 2 यहाँ पर आ गया तो मॉलिक्यूलर मास बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट m अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जब ये कांस्टेंट का साइन हम यहाँ से हटाएंगे, तो जब ये हमने यहाँ पर इन प्रोपोर्शन का साइन हम यहाँ से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट, जब जहाँ कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। मतलब हम R को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू K अंडर रूट 2 अपॉन मोलर मास, या R इज इक्वल टू क्या अंडर रूट 1 अपॉन डी, इस तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए, इस तरीके से भी हम इसको लिखेंगे और हमारे पास देखिए, अब जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के 2 हिस्से हैं, या तो आपको ये कांस्टेंट की वैल्यू दी जाए, ठीक है, तो आप इसी के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। यदि आपके पास ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है और 2 गैसों का आपको कंपैरिजन करना है, तो हमने क्या किया है, 2 गैसों के कंपैरिजन के लिए हमने क्या किया, R1 अपॉन R2 ले लिया। एक गैस का रेट R1 था, दूसरी गैस का रेट R2 था, तो एक गैस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, K इंटू अंडर रूट D1, और दूसरे का क्या हो जाएगा, K अंडर रूट D2। कांस्टेंट तो क्या है, सेम ही होगा, किसी भी गैस के लिए आप लोगे तो कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट किसके थ्रू आया है, प्रोपोर्शनैलिटी के थ्रू आया है। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो दोनों के लिए कांस्टेंट सेम रहेगा। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक ऊपर का ये और नीचे का, तो अंडर रूट D1। इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, D2 अपॉन D1, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट D2 अपॉन D1। ठीक उसी तरीके से हम बात करें तो ये वाली वैल्यू हम पुट करें यहाँ पर, तो हमें रिजल्ट क्या बनेगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राहम्स लॉ के ये 2 इक्वेशन हमें जो बहुत काम के हैं, ये 2 इक्वेशन यहाँ पर हमने कैलकुलेट करे हैं। चलिए, अब इसके थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और कुछ और कंडीशंस को देखते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, जैसे कि हमने देखा था R इज इक्वल टू क्या हो रहा है, R जो हो रहा है वो क्या था, किसके बराबर था, R जो था वो था V अपॉन T के बराबर। तो यदि मैं R1 ले लूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, V1, और ये मेरा क्या हो जाएगा, T1। इसी तरीके से मैं क्या ले लूं, R2 ले लूं तो मेरा ये क्या हो जाएगा, V2, और ये मेरा हो जाएगा T2। अब ध्यान रखिएगा, जब तक आपका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तभी तक की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि मैं इस इक्वेशन को बनाऊं तो मुझे पता है ये यहाँ के था, अच्छा ये तो मैं निकाल ही, ये तो पहले ही हमने लिया था, ये है, इसको यहाँ तो के की आवश्यकता है नहीं। अच्छा, ये जो किसके बराबर था, ये मेरा जो बराबर था वो मेरा बराबर था किसके, M2 अपॉन M1 रूट के। मतलब हम इस इक्वेशन को यहाँ से इसको हम हटा दें क्योंकि इसका फॉर्म, इसकी वजह हमने ये ले लिया, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M2। ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया जिसका इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए, हम यहाँ पर हमारे पास 3 फॉर्मूलेज हैं।
अब आपको न्यूमेरिकल में अप्रोच कैसे लगानी है इसकी हम बात करते हैं। न्यूमेरिकल में आप कैसे अप्रोच लगाएंगे, देखिए क्या है, किस तरीके से आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या किस तरीके से आप इसकी अप्रोच बनाएंगे। आपको कई बार क्वेश्चन में किसी गैस का जनरली तौर पर मान लीजिए वो आपको गैस दे देंगे, जैसे उन्होंने कहा कि हमारे पास एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और एक गैस है हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप मान लीजिए जो पहली गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो M1 की जो वैल्यू होगी वहां पर आप कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास पुट करोगे। दूसरी जो गैस हाइड्रोजन है तो उसके लिए आप M2 की जगह उसका मोलर मास पुट करोगे। फिर आपसे पूछेंगे वो कि उनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो क्या होगा, तो आप M2/M1 वैल्यू पुट करिए, आपको जो रेट ऑफ डिफ्यूजन की जो वैल्यू मिलेगी वो R1 और R2 ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। क्लियर है, बात समझ में आई। अच्छा, कई बार दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो आपको ये बनता है कि वो कहते हैं कि फिक्स टाइम में, टाइम उन्होंने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। जब टाइम फिक्स कर दिया है तो ये T1 और T2 में यहाँ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मान लीजिए ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब वो कहते हैं फिक्स टाइम में मेरी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 1 लीटर डिफ्यूज हो रही है, तो हाइड्रोजन कितने लीटर डिफ्यूज होगी। तो हम एक काम यहाँ ये करते हैं, हम एक सिंगल एग्जाम्पल सारे कंडीशंस पे लगा लेते हैं, उससे आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। इस फॉर्मूले को हम यहाँ लिख देते हैं ताकि हमारे ये काम में आए। फॉर्मूला था V1/V2 इंटू T2/T1 इज इक्वल टू √M2/M1। ये 3 फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन जो हमारा है वो हम क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास क्या है, एक तो CO2 गैस है और एक H2 गैस है, ठीक है। थोड़ा सा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, CO2 की जगह ले लेते हैं CH4, ताकि क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा हमें आसान बना रहे। इसको हम मान लेते हैं गैस नंबर 1 और इसको मान लेते हैं गैस नंबर 2, ठीक है, ताकि हमें वैल्यू पुट करने में आसानी रहे। CH4 का जो मोलर मास मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 16 और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है कितना, 2, ठीक है। ये हो गया। अब पहला क्वेश्चन जो उन्होंने कहा है कि रेट बताइए, रेट की क्या प्रोपोर्शनैलिटी होगी या रेट क्या होंगे। तो देखिए आपको निकालना है R1/R2, ठीक है। अब रेट में भी आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो नॉर्मल कह देंगे, दूसरा कह देंगे कार्बन के रेशियो में हाइड्रोजन का क्या रेट होगा, या दूसरे हाइड्रोजन के रेशियो में कार्बन का क्या रेट होगा। तो जिसके रेशियो में पूछा जाए उसका रेट क्या मान लीजिएगा 1, तो दूसरे का आपको मालूम होगा। चलिए हम बात करते हैं, जैसे इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो हम यहाँ पर पुट किया हमने कितना, 16/2 यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारा रेट आ गया 8/1 आ गया, ठीक है। तो इसको हम कैसा ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं √8/1, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए R1/R2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो CH4 को हमने पहला माना था, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, ये इसमें वैल्यू पुट करने में मिस्टेक हो गई है, हम इसको फिर से पुट करते हैं। यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, R1/R2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2/16, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 1/8 निकल के आएगा। तो R1/R2 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 1/√8 निकल के आएगा। मतलब जब आपका जो रेट आपका किसका, CH4 का रेट यदि 1 है तो H2 का रेट क्या होगा, √8 होगा। अब √8 की जो भी वैल्यू आपकी निकल के आती हो उस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को लेकर के निकालना है। अच्छा, ये तो पहली बात हो गई जब हमें रेट के बारे में पूछा जाए। दूसरा क्वेश्चन आपको कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि सेम टाइम क्या कर लिया है, सेम ले लिया है। अच्छा, सेम टाइम में क्या हो गया है, सेम टाइम में उन्होंने कहा जो CH4 है
वो 6 लीटर निकल रही है। कितने लीटर निकल रही है? 6 लीटर निकल रही है। तो आप बताइए H2 कितने लीटर डिफ्यूज करेगी? H2 कितने लीटर डिफ्यूज करेगी? अब आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। टाइम आपका बराबर है तो आप क्या करिए, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू कर दीजिए M2 अपॉन M1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको V1 V2 CH4 क्या है आपकी 1 है, तो यहाँ पर आप कितनी वैल्यू पुट कर दीजिए? अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ 6 पुट करिए और यहाँ पर आप V2 अपनी अननोन है तो वो लिख दीजिए। अब इसके बाद आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर आप आ जाइए, M2 क्या है आपका 2 है और ये क्या है आपका 16 है। ठीक है, आप वही आ गए हम, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, इसको हम काट देंगे, 6 इंटू √8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो कितना वॉल्यूम डिफ्यूज किया है V2 का? V2 हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ से इस तरीके से निकल आएगा। कई बार आपको क्या क्वेश्चन दे देते हैं, वो कहते हैं कि दोनों ने सेम वॉल्यूम डिफ्यूज किया है। अब आप बताइए कि कितने कितने टाइम में, यदि एक ने 10 सेकेंड में डिफ्यूज किया है तो सेम वॉल्यूम को डिफ्यूज करने में दूसरे का कितना टाइम लगेगा? तो आप T1 T2 को निकालना है, V1 V2 आप सेम वॉल्यूम है तो हटा रहे हैं। तीसरा तरीका क्या होता है? तीसरा तरीका होता है कि आपको वॉल्यूम भी अलग अलग दे दिए जाते हैं और टाइम भी अलग अलग दे दिए जाते हैं और वैसी कंडीशन में पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके से अलग अलग टाइप से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स आपको बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, आप बुक से इसके न्यूमेरिकल दे दीजिएगा, देख लीजिएगा और उसके बाद पुट कर लीजिएगा। ग्राहम्स लॉ में अच्छा, एक तो हमने ग्राहम्स लॉ देख लिया था कब, जबकि हम दो गैसों के रेट ऑफ डिफ्यूजन की स्टडी कर रहे हैं और टेम्परेचर और प्रेशर हमारे क्या है, सेम है। दूसरी स्थिति हम देख सकते हैं कि मान लीजिए हम गैसों की स्टडी कर रहे थे, लेकिन एक कंडीशन में जहां पर हमने गैस की स्टडी करी वहां पर हमारा टेम्परेचर कुछ था, एक कंडीशन जहां पर हमने गैस की स्टडी करी वहां पर टेम्परेचर कुछ था और प्रेशर हमारा कांस्टेंट था। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि टेम्परेचर हमारा सेम हो बट प्रेशर हमारा क्या हो जाए, टेम्परेचर हमारा सेम हो प्रेशर डिफर हो जाए। एक स्थिति प्रेशर हमारा सेम हो बट टेम्परेचर डिफर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में ग्राहम्स लॉ में R1 इंटू R2 हमारा जो पिछला वाला था वो क्या था, D2/D1 या M2/M1। यदि हमारा जब टेम्परेचर फिक्स हो और प्रेशर वेरिएबल हो तो हम प्रेशर को इस तरीके से, ये कहाँ से, ये रिजल्ट देखिए, ग्राहम्स लॉ का मतलब होता है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को हमने बार बार किया, अलग अलग गैसेस पे लेके किया और वही हमारा सेम रिजल्ट आया। उसका कोई थ्योरेटिकल वो नहीं है, वो मैथमेटिकली प्रूफ नहीं है अभी फिलहाल, वो केवल लॉ है कि ऐसा होता है। ठीक है, तो ये उन्होंने देखा कि जब हम प्रेशर को चेंज करते हैं और फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं, तो यदि आपको अलग अलग प्रेशर दिए जाए तो आप P1/P2 इज √D2/ ये यहाँ पर D2/D1 इस तरीके से पुट करके आप निकाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन, यदि आपका टेम्परेचर वेरिएबल हो और प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, ऐसी कंडीशन में अलग अलग गैसेस की आप बात कर रहे हैं तो R1 R2 T1 T2 D2 D1 दिस भी हो सकता है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन अब और बन सकती है कि आप क्या कर सकते हो, आप गैसों को, आप दो अलग अलग गैसों को, दो अलग अलग गैस है ना लेकर के एक ही गैस को अलग अलग टेम्परेचर पर और एक ही गैस को अलग अलग प्रेशर पर भी ले सकते हो। ऐसी कंडीशन में आपका M1 M2 तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा और चीजें काय पे वेरी करने लगेंगी, P1 और P2 पे या T1 और T2 पे वेरी करने लगेंगी। तो इस तरीके की कंडीशंस की आप इसमें स्टडी कर सकते हो। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके हायर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जब आप 11th-12th में पढ़ रहे होते हो तो इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। 9th-10th के किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, ताकि जैसे एक इसमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस दिस डिफ्यूज 1/50
1/50। पहली चीज उन्होंने एक गैस के बारे में पूछा है, जो कह रहा है, उन्होंने कहा है कि कोई एक गैस है जो कि 1/50 के रेट से विच डिफ्यूज 1/50 एज फास्ट एज हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन यदि 1 के रेट से डिफ्यूज हो रही है तो ये 1/50 के रेट से डिफ्यूज हो रही है। तो चलिए हम चलते हैं R1/R2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम ले लेंगे मॉलिक्यूलर वेट पूछा है M2/M1। 1 को मान लेते हैं हम हाइड्रोजन, तो यहाँ हम हाइड्रोजन लिख लेते हैं। दूसरी हमें पता करनी है, अच्छा इसका रेट कितना है, ये इसने थे तो हाइड्रोजन 1, तो हम यहाँ 1/150 इज इक्वल टू, हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारी 2 हमें पता करना है, तो M2 को हम M2 रखते हैं और इसको हम यहाँ 2 कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ चलेंगे, तो 50 इंटू √2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा M2। अब ये इसको हमें रूट इससे हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 50 का स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू M2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2500 इंटू 2 इज इक्वल टू M2, तो इस तरीके से आपका ये 5000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज पुट करते हुए इन क्वेश्चंस को निकालना होता है। आई होप अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है।